हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। यस मैम। तीनों सेक्शन से आप लोग? यस मैम। बी से लोग हो? यस मैम। सी से यस मैम। और ई से? ई सेक्शन का है कोई? जी मैम। राइट। मैम आप कैसी हैं? अल्लाह, मैं बहुत बेहतर हूँ अब। अच्छा जी, मैं स्क्रीन शेयर करूँ आप लोगों के साथ अपनी? एंटी इन्फ्लेमेटरी। अच्छा जी, आप लोगों के 3 लेक्चर्स होंगे मेरे साथ। एक आज होगा, कल है आप लोगों का फ्रेशमैन सेरेमनी। आप लोग वहां जाओगे? हेलो यू गाइस? सॉरी मैम, आपकी कल फ्रेशमैन सेरेमनी है, आप लोग वहां जाओगे सब लोग? आप लोगों का जो बैच है इनवाइटेड है वहां पे? नो नो मैम। मुझे पता चला था आप लोगों ने भी जाना है। मैम ईमेल नहीं आई। अच्छा, तो मैंने जो ईमेल कर दी है उसमें वेडनेसडे यानी आज, फ्राइडे एंड मंडे, ये 3 दिन थे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली फिर हम लोग कल फमा नहीं पढ़ेंगे। ओके मैम। ओके मैम। ठीक हो गया? ओके, स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमने पूरा चैप्टर कवर करना है। मैंने कोशिश की है पूरे चैप्टर को आप लोगों के लिए जितना मैं कंसाइज बना सकूं उतना मैं छोटा और आप लोगों के लिए इजी टू अंडरस्टैंड बना दूं। राइट। ओके जी, कैन यू गाइस सी दिस? यस मैम। ऑलराइट, हमने पेन एंड इन्फ्लेमेशन में जो टॉपिक कवर करने हैं उसमें होगा एनसेड, जो हम आज पढ़ेंगे। एनसेड होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, जैसे डिक्लोफेनेक सोडियम होती है जो डिक्लोरान के नाम से अवेलेबल है। शो नहीं हो रही आपकी। बेटा मैंने तो शेयर की है, बाकियों को हो रही है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो। Okay, I have shared it again. You are screen sharing. अब Yes, है ma'am. आपको? अब हो गया। Right. अच्छा जी, पेन एंड इन्फ्लेमेशन में बेटा हम लोग ओपियोइड करेंगे, एनसेड करेंगे, आर्थराइटिस करेंगे और एनाल्जेसिक करेंगे। ये 4 चैप्टर हम करेंगे। और आज हम लोग एनसेड से स्टार्ट करेंगे, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। इसमें जैसे डिक्लोरान है, डिक्लोफेनेक सोडियम, जैसे आइबोब्रूफिन है, ब्रूफिन के नाम से अवेलेबल है, जैसे कुछ कॉक्स इनहिबिटर हैं जिसमें निम्सोलाइड आ जाता है, निम्स के नाम से अवेलेबल है, अगर आप लोगों ने ये सब नाम कभी सुने हैं तो ये सब हैं एनसेड। एनसेड मीन्स नॉन, NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। अच्छा जी, फॉर दैट आप लोगों को सबसे पहले तो पता होना चाहिए इन्फ्लेमेशन क्या है, इन्फ्लेमेशन होती क्यों है और हमारी बॉडी इन्फ्लेमेशन से कैसे रिस्पोंड करती है। अच्छा, इन्फ्लेमेशन कोई बीमारी नहीं है, इन्फ्लेमेशन कुछ ऐसा नहीं है विच इज आप कह लो कि डिजास्टरस। इन्फ्लेमेशन एक नॉर्मल बॉडी का रिस्पॉन्स है जो बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए करती है। whenever we get any tissue injury, चाहे वो गिर के लगे, चाहे वो रबिंग से लगे, चाहे वो कट से लगे, कुछ ऐसी इंजरी हो जिसमें टिश्यू इन्वॉल्व हैं, तो बॉडी के जो सेल्स हैं, बॉडी के टिश्यूज जो हैं इन्फ्लेम हो जाते हैं। उस इन्फ्लेमेशन का मकसद क्या होता है, आप लोग नोट करो, जब भी कट लगता है या स्क्रैच लगता है तो सबसे पहले क्या होता है?
फौरन से इमीडिएटली क्या होता है? क्या होता है? मैम ब्लीडिंग होती है। एग्जैक्टली, इमीडिएटली ब्लीडिंग होती है। इमीडिएटली ब्लीडिंग होती है और इमीडिएटली पेन स्टार्ट हो जाती है। उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए माइक्रोबियल एजेंट अंदर ना आए, हमारी बॉडी एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स देती है जिसे कहते हैं इन्फ्लेमेशन, एंड दिस इज वेरी नॉर्मल। अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन ना हो, कट लगने से या ब्रूज से या खराश से, then that is not normal, then that can be the sign of concern। ठीक है, लाइक अगर आप स्क्रीन देख सकते हैं, इन्फ्लेमेशन इज नॉर्मल प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स टू टिश्यू इंजरी caused by physical trauma, like trauma anything जो आप if you are hurt, आपको कोई चोट लगी है, noxious chemical से भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, या फिर माइक्रोबियल एजेंट से, माइक्रोबायोलॉजिकल एजेंट से कैसे इन्फ्लेमेशन हो सकती है? जी, माइक्रोबायोलॉजिकल एजेंट से कैसे इन्फ्लेमेशन हो सकती है? स्टूडेंट्स, यू देयर? मैम कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में जाएगा तो इम्यून रिस्पॉन्स आएगा। जब भी माइक्रोबियल अटैक होता है तो इम्यून रिस्पॉन्स ऑब्वियसली आता है, लेकिन उस इम्यून रिस्पॉन्स से पहले क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर कोई स्किन इन्फेक्शन है तो स्किन इन्फेक्शन में भी इन्फ्लेमेशन आएगी, बिकॉज बॉडी को नॉर्मल प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स देना है। अगर इसका रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, माइक्रोब्स ने रेस्पिरेशन को इफेक्ट किया है, तो क्या होता है? खांसी होती है इन रिस्पॉन्स। उस खांसी की वजह से जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो इन्फ्लेम हो जाता है, राइट? सो दीज आर ऑल माइक्रोबायोलॉजिकल एजेंट्स की वजह से जो हमारे बॉडी फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं, उनकी वजह से प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स आता है, दैट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दैट इज ऑल्सो टर्म्ड एज इन्फ्लेमेशन, राइट? यस मैम। अच्छा, whenever healing, अब आप कोई गिरा, like if I have get any ब्रूस या कोई कट आया, उसकी वजह से क्या होगा? बॉडी इन्फ्लेम हो जाएगी, या वो पर्टिकुलर पॉइंट जो है, वो पर्टिकुलर ऑर्गन जो है इन्फ्लेम हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हीलिंग होगी, जैसे जैसे स्किन जुड़ जाएगी साथ में, तो इन्फ्लेमेशन आहिस्ता आहिस्ता सबसाइड हो जाएगी, बिकॉज हीलिंग हो गई, बॉडी नॉर्मल आ गई, बॉडी को प्रोटेक्शन मजीद नहीं चाहिए, तो जो बॉडी का अपना फीडबैक मैकेनिज्म है वो इन्फ्लेमेशन को आहिस्ता आहिस्ता कम कर देता है और इन्फ्लेमेशन खुद ब खुद खत्म हो जाती है, राइट? सो दिस वाज इन्फ्लेमेशन। बिफोर हम इन्फ्लेमेशन की कोई भी मेडिसिन पढ़ें, हम एनसेड की तरफ जाएं, हमें पता होना चाहिए कि प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है और प्रोस्टाग्लैंडिन के फंक्शंस क्या हैं। आप इसको व्हाट शुड आई से कि एक्चुअली क्या होना होता है कि जितने एनसेड हैं उन्होंने प्रोस्टाग्लैंडिन को इफेक्ट करना होता है। सो बिफोर स्टडिंग एनसेड हमें प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सो लेट्स हैव अ लुक कि प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होते हैं। Prostaglandins are group of physiologically active lipid compound जिनका इफेक्ट क्या होता है? हार्मोन लाइक। वन थिंग कि ये बॉडी के अंदर खुद ब खुद प्रोड्यूस होते हैं, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं, और ये सर्कुलेशन में जब जाते हैं उससे पहले ही ये मेटाबोलाइज हो जाते हैं। और आप लोगों को पता है कि जब भी कोई चीज मेटाबोलाइज होती है तो यूजुअली वो एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में आ जाती है, एक्सेप्ट प्रोड्रग। प्रोड्रग एक्सेप्शन है, उसके अलावा बाकी जितनी चीजें हैं जब वो सर्कुलेशन में जाती हैं और वो लिवर में पर्टिकुलरली जाती हैं या कोई भी एंजाइम उन पे एक्ट करता है तो उनकी मेटाबॉलिज्म होती है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाती हैं। सो प्रोस्टाग्लैंडिन के साथ भी यही होता है। आई रिपीट, प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होते हैं? ये लिपिड कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे टिश्यूज में बनते हैं लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में बनते हैं। ये सर्कुलेशन में जाते हैं, इमीडिएटली मेटाबॉलिज्म हो जाता है,
जिसकी वजह से इनएक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाते हैं। अगर इनका मेटाबॉलिज्म ना हो, नेचर ने ऐसे इन्हें क्यों रखा है कि प्रोड्यूस भी हो रहे हैं और फौरन मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं, तो फिर तो मतलब कि इनका हमारी बॉडी में कोई एक्शन ही नहीं है ना। इनको इनके प्रोडक्शन का मकसद क्या है? वाई आर दे प्रोड्यूस? अगर इन्हें प्रोड्यूस होते ही मेटाबोलाइज होना है, अगर इन्हें एक्टिव होते ही इनएक्टिवेट होना है, तो कोई तो मकसद होना चाहिए। अल्लाह ने या नेचर ने कोई भी हमारी बॉडी में केमिकल कंपाउंड या कोई भी ऑर्गन ऐसे तो नहीं रखा ना कि बस हो गया है। सो इसका मकसद क्या होता है कि अगर कहीं इन्फ्लेमेशन हुई है तब इसकी इतनी जल्दी मेटाबॉलिज्म नहीं होती है, ठीक है। फिर ये इन्फ्लेमेटरी साइट पे चला जाता है, वहां पे एक्यूमुलेट हो जाता है, वहां पे जाके इन्फ्लेमेशन कोज कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे हाथ पे कट लगा है तो बॉडी में डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट ऑर्गन्स में प्रोस्टाग्लैंडिन बन रहे हैं, बनते ही सर्कुलेशन में आ रहे हैं, इनएक्टिव हो रहे हैं। बट इफ आई हैव गॉट एनी कट ऑन माय हैंड, तो क्या होगा? प्रोस्टाग्लैंडिन इस तरफ खींचे आएंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन यहाँ पे आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे। उस एक्यूमुलेशन से क्या फायदा होगा? उस एक्यूमुलेशन से हाथ पे या जहां पे कट लगा है वहां पे स्वेलिंग हो जाएगी और उस स्वेलिंग की वजह से प्रोटेक्शन मिलेगी फर्दर हार्म से। एक तो कोई भी माइक्रोब, स्वेलिंग होगी तो ऑब्वियसली कट जो है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, स्वेलिंग ना हो तो कट खुला होगा। उस स्वेलिंग की वजह से कट का डायामीटर कम हो जाएगा, एक्सटर्नल माइक्रोब एंटर नहीं हो पाएंगे और बॉडी को प्रोटेक्शन मिलेगी फ्रॉम फॉरेन एंटीजन्स या फ्रॉम पेन या फ्रॉम एनी एंटीजन जो कि बॉडी में इन्वेड हो सकता है। सो दिस इज द सिग्निफिकेंट कि प्रोस्टाग्लैंडिन बनते ही क्यों है बॉडी में। और ऐसा नहीं कि प्रोस्टाग्लैंडिन सिर्फ जो है इन्फ्लेमेशन में रोल प्ले करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे स्टमक को भी प्रोटेक्ट करता है। स्टमक के प्रोटेक्शन में स्टमक की जो लाइनिंग होती है उसे प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम अदर ड्रग्स, या फिर अगर फॉर एग्जांपल किसी ने मिर्ची ज्यादा खा ली है, वो भी तो गैस्ट्रो इरिटेंट होती है ना, जितनी स्पाइसेस होती हैं उनसे बचाता है। अगर ये स्टमक, ऑब्वियसली स्टमक भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स को प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो एक लेयर बना लेता है ऊपर जिससे प्रोटेक्शन मिलती है फ्रॉम स्पाइसेस या फिर फ्रॉम मेडिसिन, फ्रॉम एनीथिंग जो कि हमारी स्टमक लाइनिंग को जो है डिस्ट्रॉय कर सकता है। ऑलराइट, यहाँ तक क्लियर है बात? यस मैम। अच्छा जी, अब देखते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस कैसे होती है। हमारी बॉडी में सेल वॉल होती है, ऑब्वियसली सेल वॉल में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है प्रोटीन और दूसरा होता है फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड सॉरी, उन फॉस्फोलिपिड पे जब एक एंजाइम आके एक्ट करे फॉस्फोलाइपेज A2, तो ये फॉस्फोलिपिड कन्वर्ट हो जाती हैं एराकिडोनिक एसिड में, राइट। अब ये एराकिडोनिक एसिड दो तरह से आगे पाथवेज को सिलेक्ट कर सकती हैं, एक तो है साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे, एक है लिपोक्सिजनेज पाथवे। इन दोनों पाथवे से इवेंचुअली हमारे पास बनता है वो मेडिएटर, वो केमिकल्स जो कि इन्फ्लेमेशन कोज करते हैं। उनमें हाली प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं आते, उनमें और भी चीजें आती हैं जो हम अभी आगे जाके देखते हैं। बट आई रिपीट, होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर सेल वॉल है, सेल वॉल बनी होती है फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से। ये फॉस्फोलिपिड पे जब फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम एक्ट करता है तो एराकिडोनिक एसिड बनता है। अब ये एराकिडोनिक एसिड या तो साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे की तरफ जा सकता है या लिपोक्सिजनेज पाथवे की तरफ। अब क्या चीज डिटरमिन करेगी कि इसने कौन से पाथवे की तरफ जाना है? देखिए, साइक्लोऑक्सीजनेज क्या है? एक एंजाइम। लिपोक्सिजनेज क्या है? ये भी एक एंजाइम है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में ये प्रोडक्शन होती है। अब एक ऑर्गन है, वहां पे हो सकता है सिर्फ साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम हो। अगर वहां पे जस्ट साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम है तो एराकिडोनिक एसिड साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम पे ही एक्ट करेगी। अगर वहां पे लिपोक्सिजनेज एंजाइम है हाली, तो ऑब्वियसली लिपोक्सिजनेज एंजाइम उस पे एक्ट करेगा। या सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि इसकी किसकी तरफ ज्यादा जो है कंपैटिबिलिटी किसके साथ है। फॉर एग्जांपल, अगर रिंग स्ट्रक्चर है एराकिडोनिक एसिड,
तो वो साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम उस पे एक्ट करेगा। अगर स्ट्रेट चेन है तो लिपोक्सिजिनेज एंजाइम एक्ट करेगा। ठीक है, ये पॉइंट आप लिख लीजिए क्योंकि स्ट्रेट चेन का ये स्लाइड में नहीं मैंने मेंशन किया हुआ। अच्छा जी, साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे क्या होता है कि जितने रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो उनकी प्रोडक्शन के लिए साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे यूज होता है। मैम वो पॉइंट रिपीट कर दें जो लिखना था। बच्चे मैं आपको बता रही थी कि प्रोस्टाग्लैंडिन बनते कैसे हैं। उसमें मैंने आपको बताया कि जो एराकिडोनिक एसिड है, अगर तो उससे रिंग स्ट्रक्चर बनना है तो फिर साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे की तरफ हो जाएगा, लेकिन अगर स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है तो लिपोक्सिजिनेज पाथवे जाएगा। क्योंकि आप देखो ये रिंग स्ट्रक्चर है, इट मींस ये स्ट्रक्चरल स्पेसिफिसिटी आ गई है। अब इस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पे स्पेसिफिक एंजाइम एक्ट करेगा, तो जो रिंग स्ट्रक्चर होता है उसके लिए स्पेसिफिक एंजाइम होता है साइक्लोऑक्सीजिनेज, और जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है उसके लिए लिपोक्सिजिनेज एंजाइम स्पेसिफिक है। सो मेंशन आपने ये करना था कि जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर हैं एराकिडोनिक एसिड के, उनके लिए लिपोक्सिजिनेज पाथवे होता है, जबकि जो रिंग स्ट्रक्चर हैं, जो सर्कुलर स्ट्रक्चर हैं, उनके लिए साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे होता है। क्लियर? यस मैम, थैंक यू। अच्छा जी, साइक्लोऑक्सीजिनेज है क्या? ASE एंड में आ गया है और आप लोगों को पता है whenever anything ends with ASE it means that is an enzyme. So cyclooxygenase क्या है? एक एंजाइम है। इधर ये साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 हो सकता है या साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 हो सकता है। अब इन दोनों में फर्क क्या है, ये दोनों होते क्या हैं? दोनों एक तो चीज के प्रोडक्शन प्रोस्टेनॉइड की ही करते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें कि अगर कोई क्रोनिक डिजीज है या क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, यानी कि कोई ऐसे डिजीज है जो कि 6 मंथ से लॉन्गर है, तब जो साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम एक्ट करेगा वो 2 होगा। लेकिन एक्यूट के केस में साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 एंजाइम एक्ट करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा प्रोस्टानॉइड, और साइक्लोऑक्सीजिनेज क्या करता है? उसकी प्रोडक्शन को ज्यादा इनहांस करता है, एलिवेट करता है। एलिवेट क्यों करेगा? क्योंकि क्रोनिक डिजीज हुई हुई है, क्योंकि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, बॉडी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, बॉडी को एलिवेटेड प्रोस्टेनॉइड्स चाहिए, तो उसके लिए साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 एंजाइम नेचर ने हमारी बॉडी में स्पेसिफाई किया हुआ है। अच्छा जी, जो साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 एंजाइम है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि साइटोप्रोटेक्टिव भी होता है। जो साइक्लोऑक्सीजिनेज है, सॉरी, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं वो गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव भी होते हैं, यानी कि हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये जो एंजाइम है साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 एंजाइम, ये ज्यादा रोल प्ले करते हैं गैस्ट्रोप्रोटेक्शन में। ये प्लेटलेट एग्रीगेशन कराते हैं, यानी प्लेटलेट के आप कह लें क्लम्स बना लेते हैं, प्लेटलेट के गुट्ठे बना लेते हैं, क्या कहते हैं उनको, लम्प्स बना लेते हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, अगर प्लेटलेट के लंप बना लेंगे और हम कोई ऐसी मेडिसिन दें जो इस साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को इनहिबिट करे, यानी साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को एक्ट करने से रोके, तो वो प्लेटलेट को भी इनहिबिट करेगा। यस यस मैम। एग्जैक्टली, वो प्लेटलेट की एग्रीगेशन को इनहिबिट करेगा, यानी प्लेटलेट के लंप्स नहीं बनने देगा, प्लेटलेट के एग्रीगेशन नहीं होने देगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है। ठीक है, प्लेटलेट में ब्लीडिंग रोकनी होती है ना, और ब्लीडिंग कैसे रोकता है प्लेटलेट? एग्रीगेट करके, यानी लंप करके एक दूसरे के साथ ज्वाइन होके। लेकिन ये अगर हम इनहिबिटर देंगे साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम का, तो उस प्लेटलेट को भी एक दूसरे के साथ जुड़ने नहीं देना, ज्वाइनिंग नहीं होने देना, लंपिंग नहीं होने देनी, जिसकी वजह से प्लेटलेट अलग अलग रहते हैं और ब्लीडिंग इशू हो सकता है। अच्छा, ये तो एक बाय द वे बात निकल आई थी। वापस आते हैं साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम की तरफ। हमने अभी तक देखा साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 होता है, 2 होता है। 1 जो है ये प्रोड्यूस करता है प्रोस्टेनॉइड को, लेकिन इन एक्यूट केसेस।
टू प्रोड्यूस करता है प्रोस्टेनॉइड को, एक्चुअली प्रोस्टेनॉइड की प्रोडक्शन को एलिवेट करता है, और ये करता है क्रोनिक केसेस में, राइट। और ये ज्यादा साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 होता है ब्रेन में, बोन में, और यानी जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उसमें ज्यादा होते हैं ये साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 एंजाइम। ठीक हो गया। और जो लिपोक्सिजिनेज पाथवे है, इसने एराकिडोनिक एसिड से लिकोट्राइन बनाने होते हैं। लिकोट्राइन क्या होते हैं? लिकोट्राइन भी इन्फ्लेमेशन कोज करते हैं। इन्फ्लेमेशन एक चीज कोज नहीं कर रही है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में डिफरेंट चीजें हैं जो इन्फ्लेमेशन कोज कर रही है। उसमें एक प्रोस्टासाइक्लिन है, एक प्रोस्टेनॉइड है, एक लिकोट्राइन है। हमें इन चीजों को जब इनहिबिट करेंगे तो इन्फ्लेमेशन रुक जाती है, उस इन्फ्लेमेशन की वजह से जो पेन हुई होती है वो सबसाइड हो जाती है। तो हमारा मेजर मकसद क्या होता है? या तो हम साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथ को इनहिबिट कर दें, या हम लिपोक्सिजिनेज पाथवे को इनहिबिट कर दें। दोनों पाथवेज की सूरत में क्या होगा? जो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं होंगे, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कम होगी और बॉडी में पेन भी कम हो जाएगा। अच्छा जी, अब देखते हैं कि इसके थेरेप्यूटिक यूजेस क्या हो सकते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स के। It has major role in modulating pain, inflammation and fever. Pain और inflammation दो different चीजें हैं। जरूरी नहीं हर पेन में inflammation हो, लेकिन हर inflammation में pain जरूर होती है। Is this clear? Every inflammation is accompanied by pain, but हर पेन में inflammation नहीं होती है। Sorry. Prostaglandins control physiological functions like acid secretion from the stomach, mucus production in gastrointestinal tract. इन दोनों से क्या होता है? एसिड सिक्रीशन से और म्यूकस प्रोडक्शन से। बेटा पानी लेके आना प्लीज मेरे लिए। एसिड सिक्रीशन और म्यूकस प्रोडक्शन से जो जीआईटी है उसको प्रोटेक्शन मिलती है। सो बेसिकली प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने कभी एक बात नोट की है? हम जब ज्यादा डिक्लोफेनिक सोडियम खा लें या हम ब्रूफिन खा लें तो उससे क्या होता है? पेट खराब हो जाता है। हैव यू गाइस एवर नोटिस्ड इट? यस मैम। और कभी ये देखने की कोशिश की है कि पेट खराब क्यों होता है? वो एक्चुअली इसलिए होता है क्योंकि जहां पे डिक्लोरान ने पेन को कम करना है, इन्फ्लेमेशन को कम करना है, वहीं पे डिक्लोरान ने एसिड की सिक्रीशन को भी इफेक्ट करना है, वहीं डिक्लोरान ने म्यूकस प्रोडक्शन को भी कम करना है। जब म्यूकस प्रोडक्शन कम होगी, जब एसिड सिक्रीशन उसकी डिस्टर्ब होगी, तो जो लाइनिंग है, गैस्ट्रिक लाइनिंग जिसे कहते हैं, वो इफेक्ट होगी, वो एक्सपोज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो जिसे हम लेमन लैंग्वेज में कहते हैं पेट खराब हो गया है, वो हो जाता है। जस्ट बिकॉज जो गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव रोल है प्रोस्टाग्लैंडिन का, वो इफेक्ट हुआ होता है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन भी करता है प्रोस्टाग्लैंडिन। रीनल ब्लड फ्लो को भी कंट्रोल करता है। अब अगर रीनल ब्लड फ्लो जो है वो कॉम्प्रोमाइज होगी, यानी रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। रीनल ब्लड फ्लो कम होने का मतलब है कि जो ब्लड किडनी की तरफ जा रहा है वो कम हो गया है, किडनी की तरफ कम ब्लड जा रहा है, तो जितना एक्सक्रीशन रेट है उससे कम होगा, ऑब्वियसली कम ब्लड जाएगा, कम मेडिसिन वहां पे जाएगी, कम एक्सक्रीट होगी। इट मींस के ज्यादा रहेगी बॉडी में, विच मींस कि किडनी पे लोड ज्यादा रहेगा। दैट इज व्हाई कि एनसेड स्पेसिफिकली जो ये है डिक्लोरान, ब्रूफिन, नेप्रोक्सिन, ये रीनल इम्पेयरमेंट भी करती है, यानी किडनी के फंक्शंस को भी डिस्टर्ब करती है, और किडनी पेशेंट्स को ये नहीं देते हैं जस्ट बिकॉज ये रीनल ब्लड फ्लो की डिस्टर्बेंस करती है। रीनल ब्लड फ्लो की डिस्टर्बेंस की वजह से किडनी के फंक्शंस इफेक्ट होते हैं। क्लियर? यस मैम।
अच्छा जी, इसमें हमने मैंने आपको जैसे बताया, हमने पढ़नी है एनसेड, ओपियोइड और दूसरे एनाल्जेसिक्स। तो आज हम एनसेड पहली क्लास देखते हैं, विच इज नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। व्हाई दे आर कॉल्ड नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग? इसलिए कहा गया है क्योंकि इन्फ्लेमेशन बेसिकली कंट्रोल की जाती है स्टीरॉयड से, जिसे कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। स्टीरॉयडल ड्रग बेसिकली इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करने के लिए होती है, बट अगर हम स्टेरॉइड के अलावा कोई ड्रग इस्तेमाल करेंगे फॉर इन्फ्लेमेशन, दैट इज नॉन स्टेरॉइडल। बेटा गर्म नहीं किया इसको? नहीं, ये तो ठंडा है। चलो, इट्स ओके। अच्छा जी, अब एनसेड्स क्या है? एनसेड एक्चुअली एक पूरा ग्रुप है ना, सो इस ग्रुप में डिफरेंट क्लासेस होंगी, और इसका एक डिफरेंस क्या है बाकी सब केमिकल कंपाउंड से, कि ये केमिकली डिसिमिलर एजेंट्स होते हैं। What does it mean? It means कि जैसे हमने पिछली हर एक क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि these are analogues, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या है, एक केमिकल क्लास जो है वो दूसरी केमिकल क्लास से टोटली डिफरेंट है, राइट? सो these are called chemically dissimilar agent। इसमें कोई एनालॉगी नहीं होती है, इसमें कोई सिमिलैरिटी नहीं होती है, and they differ in their antipyretic, analgesic and anti-inflammatory activities। जरूरी नहीं कि अगर कोई एक एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक पेन किलर को कहते हैं बाय द वे, राइट? अगर एक ड्रग जो एनाल्जेसिक अच्छी प्रॉपर्टी दे रही है या पेन किलर अच्छी प्रॉपर्टी दे रही है, तो वो अच्छी एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी भी दे। एंटीपायरेटिक मींस जो टेम्परेचर के अगेंस्ट यूज होती है। इसको आप प्लीज इसकी डेफिनेशन यहीं पे नोट कर लीजिए। एंटीपायरेटिक वो एजेंट्स हैं जो टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए यूज होते हैं। एनाल्जेसिक्स वो हैं जो पेन किलिंग इफेक्ट देते हैं, एंड एंटी इंफ्लेमेटरी ऑब्वियसली जो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। सो एक जो है आइडियल एनसेड, उसमें ये तीनों प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, एंटीपायरेटिक भी होनी चाहिए, एनाल्जेसिक भी होनी चाहिए, और एंटी इंफ्लेमेटरी भी होनी चाहिए। बट उसके जो है मैम एक दफा डेफिनेशन रिपीट कीजिएगा। एंटीपायरेटिक होता है बच्चे जो टेम्परेचर के अगेंस्ट यूज होती है, ठीक है, जो टेम्परेचर को कम करती है। एनाल्जेसिक्स वो मेडिसिन्स होती हैं जो पेन को खत्म करती हैं, जिन्हें हम पेन किलर कहते हैं, और एंटी इंफ्लेमेटरी वो ड्रग्स हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं। आइडियली एनसेड में ये तीनों प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक और एंटी इंफ्लेमेटरी। होता क्या है, एंटीपायरेटिक इतना अच्छा इफेक्ट नहीं देती है लेकिन इतना अच्छा नहीं देती। एनाल्जेसिक और एंटी इंफ्लेमेटरी यानी पेन किलिंग इफेक्ट और इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट अच्छा इफेक्ट देती हैं, लेकिन टेम्परेचर को इतना अच्छा रिड्यूस नहीं करती। इसीलिए जो ये है डिक्लोरान है, उसको टेम्परेचर में नहीं देते, उसको वैसे पेन में देते हैं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम एसिटामाइनोफेन देखें यानी पैरासिटामोल देखें, तो उसकी एंटीपायरेटिक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, उसकी एनाल्जेसिक भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, लेकिन उसकी एंटी इंफ्लेमेटरी इतनी अच्छी नहीं है। इसलिए जब टेम्परेचर हो तो पैरासिटामोल देते हैं, लेकिन अगर कोई चोट लग गई है या घुटना कहीं जाते जाते लग गया, सोजिश हो गई है, इन्फ्लेमेशन हो गई है, इन्फ्लेमेशन के केस में पैरासिटामोल इसलिए नहीं देते क्योंकि उसकी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी इतनी अच्छी नहीं है बट अच्छी नहीं है। और एनसेड यानी डिक्लोरान, ब्रूफिन वो टेम्परेचर में इसलिए नहीं देते क्योंकि उसकी एंटीपायरेटिक इतनी अच्छी प्रॉपर्टी नहीं है, एनाल्जेसिक और एंटी इंफ्लेमेटरी है। इज इट क्लियर? यस मैम। अच्छा जी, लेकिन अगर आप लोगों ने नोट किया हो, स्पेसिफिकली बच्चों के केस में क्या होता है, जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, अगर टेम्परेचर बच्चे को लाइक 102 से ज्यादा है, तो 4 घंटे के वक्फे से पैरासिटामोल और ब्रूफिन देते हैं। आप लोगों में से कभी किसी ने नोट किया है, किसी के घर में अगर छोटा बच्चा है, बहन का या कोई भी बहन भाई छोटा है, और अगर उदाहरण हादसा उसको 102 से कभी ज्यादा बुखार हुआ है,
तो हैव यू गाइस एवर नोटिस्ड कि डॉक्टर 4 घंटे के वक्फे से पैरासिटामोल और ब्रूफिन देते हैं, लेकिन अभी मैंने कहा कि ब्रूफिन डिक्लोरान की टेम्परेचर के अगेंस्ट इफेक्ट इतना अच्छा नहीं है, फिर उसको क्यों देते हैं? व्हाई डू दे स्टिल गिव इट? कोई बताएगा? कोई बताएगा? आप लोगों का क्विज नहीं हुआ नो तो आइडिया मैम। के लिए मैम वो स्टमक को अपसेट नहीं करती? नहीं। और कोई? मैम न्यूबॉर्न की टेम्परेचर रेगुलेशन डिफरेंट होते हैं। ये आवाज, ये कौन बोल रहा है? आवाज कर या आवाज फिर का उसके स्टमक को नहीं। मैम इसलिए देते हैं के लिए, क्योंकि पेशेंट जो है ना वो मतलब कह लें कि उनको ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन नहीं दी जाती ताकि उनके तो स्टमक को इफेक्ट ना करे। हम 4 घंटे के बाद उसको रिपीट क्यों नहीं कर देते पैरासिटामोल? पैरासिटामोल बच्चों में 8 घंटे से पहले क्यों नहीं देते? हम एंटीपायरेटिक फिर 4 घंटे के बाद ब्रूफिन क्यों देते हैं? जबकि आई एम सेइंग देते हैं, और ऑन द सेम टाइम मैं कह रही हूँ ब्रूफिन इतना अच्छा एंटीपायरेटिक नहीं है, फिर हम क्यों देते हैं? या मेरी बात में तजाद है या कोई साइंटिफिक रीजन है? ले लो प्लीज मार्क्स। अच्छा चले, लेट मी टेल यू। होता क्या है, अगर आप लोगों को याद हो, हमने पैरासिटामोल में पढ़ा था जब हम मेटाबॉलिज्म पढ़ रहे थे कि पैरासिटामोल लीवर के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक है अगर ये डोज इंक्रीज कर जाए। आप लोगों को याद है हमने ये पॉइंट पढ़ा था मेटाबॉलिज्म में? यस मैम। यस मैम। हेपेटोटॉक्सिक होती है। और हमने क्या देखा था कि आफ्टर 2 आवर्स जो है, चूंकि ये प्लेन टैबलेट होती है और सिरप में तो वैसे ही अब्सॉर्ब हो जाना होता है, तो ये 2 आवर्स में इसकी अब्सॉर्प्शन हो जाती है। अब देखें तो इसकी हम बड़ों में तो 4 घंटे के बाद सेफली 2 और टैबलेट दे सकते हैं 500 mg की, यानी कि आफ्टर 4 आवर्स हम 1 ग्राम एडल्ट में दे सकते हैं, दैट इज वेरी सेफ। लेकिन बच्चों में हम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि उसके मेटाबॉलिज्म की वजह से अगर हम वही रिपीट करें कि पैरासिटामोल, तो हेपेटोटॉक्सिसिटी उसमें बच्चों में हो सकती है। और आइबोब्रूफिन का क्या प्लस पॉइंट होता है, उसकी इतनी अच्छी एंटीपायरेटिक एक्टिविटी नहीं है, लेकिन है फिर भी। तो हम क्या करते हैं कि एक बहुत अच्छी दे दी, एक थोड़ी बुरी दे दी, कि वो जो 4 घंटे हैं उसमें कोई तो असर आए उसका, राइट? फिर अगले 4 घंटे के बाद हम अच्छी वाली एंटीबायोटिक दे देते हैं, यानी पैरासिटामोल दे देते हैं। अगर टेम्परेचर नहीं उतरा तो मजीद 4 घंटे के बाद हम वो दे देते हैं जिसकी लेस एंटीबायोटिक एक्टिविटी है, लेकिन हमें पता है कि वो कुछ हद तक कम करेगा। हमारा मकसद क्या होता है कि बेबी का टेम्परेचर 104 पे ना जाए, क्योंकि जब 103 से टेम्परेचर ज्यादा जाता है तो बेबी में फिट्स आ जाते हैं, ठीक है, झटके लगते हैं जैसे एपिलेप्सी में लगते हैं। तो पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या होता है कि बेबी का टेम्परेचर 103 से ज्यादा ना जाए ताकि झटके ना आए, ताकि जो है कन्वल्जन की तरफ बच्चा ना जाए। एक हम बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीपायरेटिक दे देते हैं, दूसरी हम वीक एंटीपायरेटिक दे देते हैं ताकि उसका इफेक्ट आता रहे। ऑब्वियसली इफेक्ट पैरासिटामोल के जैसे अच्छा तो नहीं आता, बट आता रहेगा परसिस्टेंटली, परसिस्टेंट इफेक्ट की वजह से, राइट? अच्छा जी, क्लियर है ये पॉइंट? यस मैम। ओके, तो बेसिकली हेपेटोटॉक्सिसिटी से बचाने के लिए हम 4 घंटे के बाद ब्रूफिन दे देते हैं। ओके, कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट, इसकी जो क्लासेस हैं दे आर ऑल डेरिवेटिव्स ऑफ ईदर सैलिसिलिक एसिड, एसिटिक एसिड, इनोलिक एसिड। अच्छा, देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन। आप लोग ये क्लासेस याद करके सिर्फ 2 ड्रग्स भी अंदर से कर लें तो चलेगा। ओके, आपको हाईलाइटेड पता होनी चाहिए, जैसे आइबोब्रूफिन, फ्लर्बिब्रूफिन, नेप्रोक्सिन, ये जरा आप कह लो कि काफी नोन ड्रग्स हैं, ठीक है। आइबोब्रूफिन का आप सबको पता है ब्रूफिन है। फ्लर्बिब्रूफिन, दिस इज वेरी गुड फॉर स्पेसिफिकली टूथेक, ये जो किस नाम से अवेलेबल है,
सैनेट के नाम से अवेलेबल है ये मार्केट में, दैट इज फ्लर्बिब्रूफिन। नेप्रोक्सिन ये बहुत कॉमन और फेमस एक एनसेड है। तो ये जो कॉमन एनसेड्स है ना वो आपको याद होनी चाहिए। एस्पिरिन, डिस्पिरिन, ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन। तो ये आप लोग कॉमन याद कर लें, 2 हाली देख लें, इट वुड सर्व द पर्पस। अच्छा जी, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं क्या है। एस्पिरिन इज अ वीक ऑर्गेनिक एसिड that irreversibly acetylate and thus inactivate cyclooxygenase। अच्छा, अब अगर cyclooxygenase एंजाइम ही इनएक्टिवेट हो जाएगा तो क्या होगा, एराकिडोनिक एसिड पे कोई एंजाइम एक्ट नहीं करेगा, तो वो हमारी बॉडी में एज एन एराकिडोनिक एसिड ही रहेगा, उससे प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा। अब उस प्रोस्टाग्लैंडिन ना बनने की वजह से हमारी पेन और इन्फ्लेमेशन वो तो कम होएगी ही होएगी, लेकिन उसका एक हमें नुकसान क्या होएगा कि जो हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोसा को उसने कवर किया हुआ था वो कवरिंग आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जाएगी। एक डोज में तो ऑब्वियसली नहीं होगी। लाइक अभी मुझे बाजू में दर्द हो रहा है, मैं एक डिक्लोरान खा लूं तो एक डिक्लोरान से तो कुछ नहीं होगा ना, पेट खराब नहीं होगा ऑब्वियसली। लेकिन अगर मैं रिपीटेडली खाऊंगी तो पेन और इन्फ्लेमेशन तो कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे क्रोनिक पेन है तो मुझे रिपीटेडली लेना पड़ेगा। मैं रिपीटेडली ले रही हूँ, रिपीटेडली साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को मैं इनहिबिट कर रही हूँ। उस एंजाइम के इनहिबिट होने की वजह से एराकिडोनिक एसिड प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट नहीं हो रहा। जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बन रहा तो पेन नहीं हो रही, इन्फ्लेमेशन नहीं हो रही, लेकिन साथ साथ गैस्ट्रो प्रोटेक्शन भी नहीं हो रही, साथ साथ प्लेटलेट की एग्रीगेशन भी नहीं हो रही, साथ साथ रीनल फंक्शन भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब देखिए इन सब चीजों की वजह से क्या हो सकता है। इन सब चीजों की वजह से अगर गैस्ट्रो प्रोटेक्शन नहीं होगी तो स्टमक अपसेट रहेगा, लूज मोशन रहेंगे, जलन होती रहेगी, स्पाइसेस से सेंसिटिविटी ज्यादा हो जाएगी। आप थोड़ी सी भी अगर स्पाइसेस लेंगे तो हार्ड बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। हार्ड बर्निंग क्या होता है, जलन जिसे कहते हैं, राइट। आपको लगेगा कि आपको जलन हो रही है मैदे में, इस तरह से चेस्ट में जलन हो रही है, दैट इज कॉल्ड हार्ट बर्निंग, जो कि होती है गैस्ट्रिक म्यूकोसा के डिस्टर्ब होने से, जो प्रोस्टाग्लैंडिन की एब्सेंस की वजह से होती है। रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। जब रीनल ब्लड फ्लो कम होगा तो हमारी किडनी में ब्लड कम जाएगा, हमारी किडनी में ब्लड कम जाएगा, इट मींस के फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा। फिल्ट्रेशन रेट जब कम होगा विच मींस के जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होने चाहिए थे फालतू सॉल्ट्स या फिर जो नाइट्रोजनस बेसिस एक्सक्रीट आउट होने चाहिए थी वो अंदर ही रहेंगी, जिससे किडनी फंक्शन भी डिस्टर्ब होगा, जिससे बॉडी फंक्शन भी डिस्टर्ब होगा। और जब प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिट होगी तो प्लेटलेट जो है वो लंप की सूरत में नहीं रहेंगे, वो अलग अलग रहेंगे। जब प्लेटलेट अलग अलग रहेंगे सेल्स हमारी बॉडी में और कहीं पे भी कट लगा तो ब्लीडिंग अनकंट्रोल्ड हो सकती है, या वैसे भी ब्लीड जो है नोज ब्लीडिंग हो सकती है इन केस ऑफ एनसेड टॉक्सिसिटी, या अगर एनसेड की हम अमाउंट ज्यादा ले लें। क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। अच्छा जी, थेराप्यूटिकली एनसेड्स कहाँ यूज हो सकते हैं? ऑब्वियसली इनका सबसे ज्यादा, सबसे अच्छा और प्रोनाउंस इफेक्ट है इन्फ्लेमेशन और पेन के अगेंस्ट। मींस these are very good anti-inflammatory agents plus these are very good analgesics, जिसकी वजह से ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में यूज होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? आर्थराइटिस एक्चुअली इन्फ्लेमेशन होती है जॉइंट, ठीक है, दिस इज जॉइंट इन्फ्लेमेशन। गाउट में होता है, गाउट में एक्चुअली क्या होता है कि क्रिस्टल्स फॉर्मेशन हो जाती है मैम। एग्जैक्टली, क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाती है, बट दैट इज पर्टिकुलरली इन टो, ठीक है, वो एक्यूमुलेट होता है टो में। अच्छा, इसमें जो लोग जो स्पेसिफिकली प्रोफेशनल स्टूडेंट्स गलती करते हैं ना गाउट में, और क्या क्या उसकी टर्मिनोलॉजी होती है,
हाइपरयूरिसीमिया, हाइपरयूरिसीमिया और गाउट, इन दो चीजों में हमेशा स्टूडेंट्स गलती करते हैं। दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट वाइवा क्वेश्चन के गाउट और हाइपरयूरिसीमिया में डिफरेंस क्या होता है। हाइपरयूरिसीमिया में ब्लड में यूरिक एसिड ज्यादा हुआ होता है, लेकिन गाउट में क्या होता है, यूरिक एसिड क्रिस्टल फॉर्म में आके हमारे टो में जमा हो जाते हैं। जो पांव का अंगूठा है, टो है, उसमें जमा हो जाते हैं। यहाँ पे एक इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसकी वजह से, चूंकि वो इस टो के ज्वाइंट के अराउंड इकट्ठे हुए होते हैं। उस इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट में दिस इज वेरी पेनफुल कि इवन अगर पाँव जमीन पे रखें, वो जमीन पे रखना ही काफी पेनफुल होता है। दैट इज गाउट, जिसमें क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है यूरिक एसिड की। लेकिन अगर यूरिक एसिड ब्लड में ज्यादा है तो वो गाउट नहीं होता, वो हाइपरयूरिसीमिया होता है। ठीक है। RA is rheumatoid arthritis. RA में ये काफी it has pronounced effect plus common condition requiring analgesic, for example headache, arthralgia, myalgia. जितने भी pains हैं, pains में NSAIDs are very good agent to treat. Combination of opioid and analgesic are effective. Why opioid and analgesic are combinedly used? Opioid भी पेन किलर है, एनाल्जेसिक भी पेन किलर है, तो हम इन दोनों को इकट्ठा क्यों यूज करते हैं? एक थंब रूल क्या है कि जब भी दो एजेंट जिनका एंड रिजल्ट सेम है, उनका मैकेनिज्म सेम नहीं है, यानी उनकी फार्माकोडायनामिक सेम नहीं है, उनकी फार्माकोकाइनेटिक सेम नहीं है, लेकिन उनके थेराप्यूटिक यूज सेम है। ठीक है, इस बात की समझ आई कि ना उसकी काइनेटिक सेम है, ना उसकी डायनामिक सेम है, लेकिन उसका थेराप्यूटिक यूज सेम है। हम उन दो एजेंट को जब भी इकट्ठा देते हैं तो उसका मकसद हमेशा एक होता है कि दोनों की टॉक्सिसिटी कम आए, दोनों की हमें लो डोजेस देनी पड़े। लो डोजेस से ये साइनर्जिस्टिक इफेक्ट देता है। साइनर्जिस्टिक इफेक्ट का आप लोगों को पता है ना? आप लोगों को साइनर्जिस्टिक इफेक्ट का पता है? नो मैम। नो मैम। वेरी गुड। Synergistic effect होता है 1 + 1 = 11. This is synergy. How 1 + 1 = 11? कि जब हम दो चीजें इकट्ठी दें और दोनों का इफेक्ट डबल आए। ठीक है, दिस इज synergy कि यू आर गिविंग टू एजेंट्स, दोनों डिफरेंट क्लास से हैं, दोनों का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चाहे डिफरेंट है, दोनों की फार्माकोकाइनेटिक डिफरेंट है, यानी दोनों का मैकेनिज्म डिफरेंट है, दोनों ने डिफरेंट अब्सॉर्ब होना है, मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है, लेकिन दोनों का यूज सेम है। हम जब वो दो एजेंट इकट्ठे दें, वो एक दूसरे के इफेक्ट को इनहांस करती हैं। इसको कहते हैं साइनर्जी। इसको हम 1 + 1 = 11 भी कहते हैं, विच मीन्स कि एक दूसरे के इफेक्ट को ये डबल करती हैं। और हमने, अगर आप लोगों को याद हो, जब हाइपरटेंशन पढ़ा था उसमें भी हमने देखा था कि हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साथ एक और मेडिसिन दे रहे हैं, बीटा ब्लॉकर दे रहे हैं, हम डायूरेटिक के साथ कॉम्बिनेशन में दे रहे हैं। उसका मकसद भी ये होता है कि एक किसी भी दवाई का, एक किसी भी मेडिसिन का एडवर्स इफेक्ट ज्यादा अपीयर ना हो, उसके साइड इफेक्ट्स कम से कम अपीयर हो, उसकी वजह से हम दो इकट्ठी देते हैं मेडिसिन। सो ओपियोइड जो है इट हैज वेरी गुड एनाल्जेसिक इफेक्ट, लेकिन इसकी टॉक्सिसिटीज, इसके एडवर्स इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। सो ओपियोइड के एडवर्स इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए, ओपियोइड के एडवर्स इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए हम ओपियोइड की लो डोज देंगे। लेकिन आप लोगों को अगर याद हो तो हमने एक और चीज पढ़ी थी जिसे कहते हैं थेराप्यूटिक विंडो, याद है? यस मैम। यस मैम। थेराप्यूटिक विंडो हमने एक चीज पढ़ी थी। अगर थेराप्यूटिक विंडो के अंदर ना आए डोज तो ऑब्वियसली वो इफेक्ट नहीं देगी, वो कम इफेक्ट देगी। थेराप्यूटिक विंडो से अगर एक्सीड हो जाए तो टॉक्सिसिटी होगी। अब हमने लो डोज देनी है, तो लो डोज तो ऑब्वियसली अगर थेराप्यूटिक विंडो में नहीं आएगी तो अपना इफेक्ट नहीं देगी। तो इन दैट केस क्या होता है, एनसेड की वजह से उसका इफेक्ट जो है प्रोनाउंस हो जाता है। हम चाहे उसको लो डोज दें, लेकिन एनसेड उसके इफेक्ट को इनहांस करती है। इसे कहते हैं ओपियोइड स्पेरिंग इफेक्ट, कि हम उसकी डोज लो दे रहे हैं लेकिन
वो फिर भी थेराप्यूटिक विंडो में आ रही है। वो क्यों थेराप्यूटिक विंडो में आ रही है? क्योंकि एनसेड उसको हेल्प कर रहा है, एनसेड उसको असिस्ट कर रहा है वो अपने इफेक्ट को शो करे डिस्पाइट ऑफ लो डोज। दिस इज कॉल्ड ओपियोइड स्पेयरिंग इफेक्ट। क्लियर? ये डेफिनेशन भी आ सकती है शॉर्ट क्वेश्चंस में, ये डेफिनेशन से पूछी जा सकती है वाइवा में। जी मैम दोबारा बता दें एक दफा। अल्लाह के बंदो, एक बार में ही सुन लो, मैं जिस बात को कहूंगी जरूरी नहीं वो ही आए। 2 बार मैंने ओपियोइड स्पेयरिंग इफेक्ट बताया। नेवर माइंड, मैं आपको तीसरी बार भी बता देती हूँ। ओपियोइड स्पेयरिंग इफेक्ट क्या है कि हम ओपियोइड को दे रहे हैं लो डोजेस में, उस लो डोज के बावजूद वो अपना बहुत अच्छा इफेक्ट दे रही है क्योंकि उसके साथ हम एनसेड दे रहे हैं और वो एनसेड उसके इफेक्ट को एनहांस कर रही है, एनसेड उसके इफेक्ट को साइनर्जी दे रही है। So this synergistic effect of opioid along with NSAID is called opioid sparing effect, which lead to more significant effect of opioid in the presence of NSAID. Clear? Have you guys noted it down? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Plus NSAID का बहुत अच्छा antipyretic effect है. It has very good cardiovascular effect. Why it has cardiovascular effect? It has cardiovascular effect because COX-1 जो है वो vasoconstriction को रोकती है। अगर vasoconstriction रुक जाएगी तो क्या होगा? vasodilation होगी, और आपको पता है vasodilation की वजह से blood pressure reduce हो जाता है। So it has cardiovascular application because of this vasoconstrictive property COX की। Plus it has platelet aggregation effect. प्लेटलेट एग्रीगेशन का हार्ट से क्या ताल्लुक है? प्लेटलेट एग्रीगेशन का हार्ट से ये ताल्लुक है कि अगर खुदा ना खास्ता कहीं पे एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ है या कोई हार्ट पेशेंट है, हार्ट पेशेंट में आपको पता है कि ब्लड थिकनिंग नहीं होनी चाहिए, सॉरी आर्टरीज की थिकनिंग नहीं होनी चाहिए, वहां पे कोई भी प्लाग नहीं बना होना चाहिए, वहां पे एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होना चाहिए। So ये जो NSAID है, this is very safe and it provide cardiovascular effects in heart patient particularly because ये platelet की aggregation कर देती है। जब platelet की aggregation हो जाएगी तो lumps नहीं बनेंगे, जब lumps नहीं बनेंगे खुदा ना खास्ता कहीं पे किसी heart patient को एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ है, यानी कि उसकी आर्टरी में प्लाग बना हुआ है, उसकी आर्टरी में जो है लिपिड्स इकट्ठे हुए हैं, चिकनाई इकट्ठी हुई है, उसकी वजह से आर्टरी का डायामीटर क्या हो जाएगा? नैरो हो जाएगा। उस नैरो डायामीटर से एक पूरा एग्रीगेट तो नहीं गुजर सकेगा ना, एक पूरा लंप तो नहीं गुजर सकेगा, वो तो वहां जाके फंस जाएगा। जब लंप वहां जाके फंस जाएगा तो आर्टरी की ब्लॉकेड हो जाएगी, और किसी भी आर्टरी की ब्लॉकेड पर्टिकुलरली हार्ट पेशेंट के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। अगर ऑलरेडी प्लाग बना हुआ है, ऑलरेडी वहां पे एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ है, तो हम आराम से ये दे सकते हैं। इसका फायदा क्या होता है? प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होती। जब प्लेटलेट एग्रीगेट नहीं होंगे, चाहे वहां पे प्लाग बना हुआ है, जो आर्टरी का या वेस्कुलेचर का डायामीटर कम हुआ है, वहां से फिर भी ब्लड फ्लो अच्छा होगा बिकॉज वहां पे लंपिंग ही नहीं है हमारे ब्लड में। ठीक है, तो ये एक प्लस पॉइंट है particularly cardiac patients के लिए। Clear? ये point Yes, clear? ma'am. This is also important points. This last point was also important कि cardiovascular effect क्यों देते हैं NSAIDs? ठीक है, ये अगर आप लोगों ने नोट करना है तो मैं आपको 1-2 मिनट का पॉज देती हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। एक्सक्यूज मी मैम। Yes, ma'am. नोट करना। मैम आप रिकॉर्डिंग सेंड करेंगे इस लेक्चर की? हाँ जी। ओके मैम। लेकिन आप लोग खुद से भी लिखें, बिकॉज व्हेन यू राइट समथिंग डाउन तो उसमें से आपको आधी चीजें तो आपके जहन में रह जाती हैं। जी So I am
वेरी मच Yes, ma'am. इन फेवर आप लोग खुद भी नोट डाउन इसको कर लें. कमिंग टुवर्ड्स फार्माकोकाइनेटिक्स, एनसेट के फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या होता है? एडमी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन, अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन. अच्छा जी, एडमिनिस्ट्रेशन इसकी ओरल एडमिनिस्ट्रेशन हम क्यों देते हैं एनसेट की? क्योंकि ओरली इसकी अब्जॉर्प्शन अच्छी है. मींस के गैस्ट्रिक एसिड जो है वो इसकी अब्जॉर्प्शन को हिंडर नहीं करते हैं. गैस्ट्रिक म्यूकोसा से ये वेल अब्सॉर्ब हो जाती है आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन. Most NSAIDs are weak acid, absorb well in stomach and intestine. Absorption इसकी obviously stomach से और intestine से होती है. Weak acids और weak bases जो हैं they are very well absorbed. 95% bound to plasma protein. अच्छा जी, अगर कोई चीज 95% plasma protein bound है, it means what? What does it mean? एक मिनट मुझे जरा ये भी देखने दें ताकि मुझे पता चले कि कौन आंसर कर रहा है. मैम रिपीट कीजिएगा. अगर कोई प्लाज्मा बाउंड ज्यादा है, ड्रग किसी की प्लाज्मा बाइंडिंग अच्छी है, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया 95% प्लाज्मा बाइंडिंग है इसकी, ठीक है. 95% प्रोटीन बाइंडिंग है एनसेट की. इसका क्या मतलब है? हमें क्या फायदा है कि 95% इसकी बाउंड रहेगी? मैम वो डिस्ट्रीब्यूशन मैम से ज्यादा सर्कुलेशन में ज्यादा दे मैम देगा. फर्स्ट पास मैकेनिज्म एक्ट नहीं करेगा उसके ऊपर. डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगी तो फिर क्या होगा? ड्रग अच्छी तरह ऑर्गन है उसके तक मैम जाएगा. ज्यादा देर तक ऑर्गेनाइजेशन इजीली, क्योंकि जो अनबाउंड होती है वो मतलब Was it दुर्दाना? मैम ज्यादा देर तक अवेलेबल रहेगी वो ब्लड में. मैम टारगेटेड टिश्यूज तक पहुंच जाएगा. सर्कुलेशन में ज्यादा देर अवेलेबल होगी मैम Exactly. जितनी कम ड्रग और फिर उसका रिस्पॉन्स भी ज्यादा होगा बॉडी में. और उसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी होगी? ज्यादा होगी. मैम ज्यादा होगी मैम, ज्यादा होगी. और भी 95 ज्यादा ज्यादा होगी, होगी. इफेक्ट भी ज्यादा आएगा. एग्जैक्टली उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगी, उसकी बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, वो ज्यादा पहुंचेगी साइट ऑफ एक्शन पे, वो ज्यादा अच्छा इफेक्ट करेगी. सो ऑल दीज points, all these parameters are dependent upon plasma protein binding. प्लाज्मा की कौन सी प्रोटीन बाइंडिंग में पार्ट लेती है? एल्बुमिन. अच्छा जी, मेटाबॉलिज्म इसकी मोस्टली लिवर से होती है. ऑक्सीडेशन एंड कॉन्जुगेशन, व्हाट डज इट मीन? ऑक्सीडेशन भी हो रही है, कॉन्जुगेशन भी हो रही है. मैम फेज 1 से होकर फिर फेज 2 में जा रही है. एग्जैक्टली इट मींस कि पहले ये फेज 1 में एंटर होगी, फिर ये फेज 2 में एंटर होगी, उसके बाद ये इनएक्टिवेट हो जाएगी. और जब ये इनएक्टिवेट होगी, यहाँ पे एक पॉइंट नहीं है, तो ये कहाँ जाएगी? किडनी में जाएगी और किडनी से जाके ये एक्सक्रीट आउट हो जाएगी. सो इसके एक्सक्रीशन इज फ्रॉम द किडनी, राइट? यस मैम. एंड ओके, एडवर्स इफेक्ट कॉमन क्या है इसके? वेरी प्रोनाउंस इफेक्ट इज ऑन GIT, ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, पर्टिकुलरली अपर GIT में. अपर GIT में स्टमक आता है, लोअर GIT में इंटेस्टाइन आते हैं, जिसमें लार्ज और स्मॉल दोनों इंटेस्टाइन्स होते हैं. पर्टिकुलरली अपर GIT में ये क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है. जब प्रोस्टाग्लैंडिन ने स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट किया हुआ है, हमने पेन किलर ले ली, यानी कि हमने प्रोस्टाग्लैंडिन के इनहिबिटर्स ले लिए. उसने प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट कर दिया. जहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन ने इन्फ्लेमेशन को खत्म किया, वहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन स्टमक में भी आएगी. स्टमक में ये जो एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाई हुई थी प्रोस्टाग्लैंडिन ने, उसको खत्म कर देगी. वहां से भी प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट कर देगी. जब स्टमक की प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट होगी तो स्टमक का जो लेयर है, जो म्यूकस लेयर है, वो डायरेक्टली एक्सपोज हो जाएगी किसी भी केमिकल से, किसी भी फूड से, किसी भी स्पाइस से जो हम खाएंगे. सो अपर GIT इज द
organ which is mostly affected by NSAID. Dyspepsia करती है, erosion करती है, एनीमिया करती है। एनीमिया ये जीआईटी के रेफरेंस से क्यों करेगी? क्योंकि अगर हम प्रोलॉन्ग लेते रहेंगे इसको तो ये पहले तो सबसे पहले प्रोटेक्टिव लेयर खत्म करेगी प्रोस्टाग्लैंडिन की। प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोटेक्टिव लेयर खत्म होगी तो स्टमक की म्यूकस लेयर एक्सपोज हो जाएगी। जब ऑल द टाइम स्टमक की म्यूकस लेयर एक्सपोज है, अब एक बार, 2 बार, 2 हफ्ते खाया किसी ने, स्टमक की म्यूकस लेयर एक्सपोज होगी। अब वो कंटिन्यूली लेता ही जा रहे हैं, एनसेड कंटिन्यूली डिक्लोरान लेता ही जा रहा है, तो क्या होगा कि वो जो बार बार लेगा उसकी वजह से म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वहां पे ब्रूसेस होना शुरू हो जाएंगे, वहां पे इरोजन होना शुरू हो जाएगी, जख्म होना शुरू हो जाएंगे, फिर वहां से ब्लीड होगा और उस ब्लीड की वजह से एनीमिया हो सकता है। सो दिस एनीमिया इज पर्टिकुलरली ड्यू टू जीआईटी ब्लीडिंग जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन की इनहिबिशन से होती है, एंड ऑब्वियसली अल्सर। और फिर हमें कौन से टेस्ट से पता चल सकता है कि इसको जीआईटी ब्लीडिंग या अल्सर या इरोजन हुई है ड्यू टू एनसेड? इसके लिए कोई एक पर्टिकुलर टेस्ट है? H. pylori. H. pylori और यूरिन टेस्ट? नहीं, urine has nothing to do with stomach. Urine has everything to do with the kidney, but not with stomach. मैम पाइलोराई अल्सर को करता है, लेकिन जो पाइलोराई की वजह से होता है, राइट? अल्सर जो है वो H. pylori इज अ माइक्रोब, अगर उसकी वजह से अल्सर है तो फिर वो H. pylori टेस्ट उसको डिटेक्ट करेगा। आप लोगों ने नाम सुना एंडोस्कोपी का? Yes, ma'am. यस मैम, Yes, ma'am. एक साइड पे कैमरा लगा। एक कैमरे के साथ, और वो अंदर जाके ये देखते हैं कि कहीं पे स्टमक में जख्म, अल्सरेशन, इरोजन तो नहीं हुई। वो टेस्ट होता है इरोजन के लिए, अल्सर देखने के लिए, अगर एनसेड की क्रोनिक यूज हुआ है या फिर जीआईटी ब्लीडिंग को हमने चेक करना है। सो फॉर दैट रीजन एंडोस्कोपी होती है। रीनल फंक्शन पे इसके क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं? रीनल डिसफंक्शन, रीनल फेलियर, ईदर एक्यूट या क्रोनिक। अच्छा, ब्लड प्रेशर पे ये कैसे कर सकती है? किडनी को इफेक्ट करके हाउ कैन इट इफेक्ट ब्लड प्रेशर? मैम रेनिन सिस्टम सारे डिस्टर्ब सिस्टम को इफेक्ट करेगी। और एक और है, मैम किडनी का जैसे ही ब्लड फ्लो कम होगा तो उससे भी Aldosterone. अफेक्ट होगा ब्लड प्रेशर। कैसे? किडनी का ब्लड फ्लो कम होगा तो क्या होगा? किडनी से जो एक्सक्रीशन होनी जो थी वो नहीं होगी फिर। एग्जैक्टली वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ ज्यादा जाएगा। हो जाएगा। सॉल्ट वाटर रिटेंशन बेसिकली इफेक्ट होगा। सॉल्ट और वाटर की रिटेंशन होना शुरू हो जाएगी। एग्जैक्टली सॉल्ट और वाटर रिटेन होगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज ज्यादा हो होगा। जाएगा। सेम Yes, रीजन जो है वो हार्ट फेलियर भी करेगा। और अगर प्लेटलेट एग्रीगेशन को इफेक्ट करेगा तो हाउ कैन इट कंट्रीब्यूट टू ब्लड लॉस? प्लेटलेट एग्रीगेशन को इफेक्ट करके, when there is no platelet aggregation there won't be any clumping, which means every platelet cell would be separated हमारे वेस्कुलेचर में। उसका लॉस होना इज वेरी इजी एज कंपेयर टू लम्प्ड ब्लड, यानी कि जब एग्रीगेटेड ब्लड होता है तो वो एक क्लस्टर बना होता है, वहां से ब्लड लॉस इतना आसान नहीं होता। जहां पे अब ये देखें, ये सेम चीज है जो कि एक तरफ तो एडवांटेजियस है अगर कोई पेशेंट कार्डिक है, क्योंकि उसमें क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस या प्लाक की वजह से ये प्लेटलेट एग्रीगेशन खत्म होगी, देन ब्लड फ्लो वुड बी वेरी कन्वीनियंट वहां से। लेकिन ऑन द सेम टाइम ये हम एज एन एडवर्स इफेक्ट भी ले सकते हैं नॉर्मल पेशेंट में, बिकॉज इट कैन लीड टू ब्लड लॉस। ये जो है एक सेकेंड स्टूडेंट्स, बैग लेके गए थे उसकी आगे वाली पॉकेट में। ये जो है ब्लड लॉस करता है बिकॉज ऑफ नो क्लम्पिंग। यहाँ तक बात क्लियर? यस मैम। यस मैम। कोई क्वेश्चन?
No, ma'am. So this was the whole one chapter and I have tried कि इसको जितना concise, जितना well explanatory आप लोगों के लिए बना सकूं। यहाँ तक कोई question? मैम ये चैप्टर नंबर कौन सा है? क्या हुआ? मैम चैप्टर नंबर बता दें। चैप्टर नंबर बच्चे एक सेकेंड, मुझे बुक खोलना पड़ेगा। ये है एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक एजेंट, चैप्टर 36। ठीक है, ड्रग फॉर अदर डिसऑर्डर यूनिट में है, यूनिट 6 में है ये चैप्टर। मैम इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी, आप शेयर कर देंगी? जी, और अभी मैं आपको ये स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगी। मैम हमारा क्विज कब होगा? क्या होगा? क्विज कब होगा जो नहीं हुआ था? बच्चे क्विज अब नहीं होगा, उसके मार्क्स मैं एडजस्ट कर लूंगी आपकी असाइनमेंट में ही। ठीक है मैम। ओके मैम। ठीक है, अगर किसी की असाइनमेंट नहीं मुझे दी तो वो मुझे बता दें। तरबिया और हबीबा, अगर आप दोनों हो बच्चे तो आप लोग प्लीज पूछ लेना। अगर किसी ने असाइनमेंट नहीं दी, दोनों असाइनमेंट उनमें से कोई एक भी नहीं दी तो वो मुझसे कांटेक्ट कर ले, उसका फिर इंटरनल असेसमेंट का देख लेंगे, बाकी सबका मैं इसी में एडजस्ट कर लूंगी। ग्रेस मार्क्स के लिए हर एक सेक्शन से मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, और सेक्शन सी नहीं ई, यस मैम, सेक्शन ई को तो मैं शायद A1 से ही स्टैटिक क्वेश्चंस करती आई हूँ। सो आप लोगों के वो सारा डाटा मेरे पास है। ग्रेस मार्क्स वाला भी, वो भी आपके इंटरनल असेसमेंट में काउंट होंगे। आप लोगों के ये जो हैं असाइनमेंट्स, वो असेसमेंट इंटरनल में होंगे, और बाकी इंशाल्लाह वाइवा आपका होगा आफ्टर पेपर्स। मैम कितने लेक्चर्स? ओके मैम। ठीक हो क्या? नो क्वेश्चंस? मैम मिड के मार्क्स बच्चे मिड आपके चेक हुए, मैंने ऑफिस में पढ़े हैं, और मैं चेक आउट करती हूँ कि वो आपको नासिर अगर दिखा सके या फिर आपको मार्क्स बता सके एक ये दिन, तो मैं चेक करती हूँ आपको किस तरह से कर सकते हैं हम। ओके मैम। मैम वाइवा कब होगा? अच्छे पेपर्स के बाद, आपके जब सब पेपर खत्म हो जाएंगे, आपके आई थिंक 14 से स्टार्ट हो रहे हैं जहाँ तक मुझे पता चला था। जी मैम, 14 से 28 मार्च तक। 14 से कब तक? 28 मार्च। 28 मार्च। ओके, सो अप्रैल के फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम वाइवा आपका स्केड्यूल कर लेंगे। तो मैम ओके इसमें मैम। कितने लेक्चर्स मैडम होंगे? रमजान से पहले वाइवा ले मैम कितने लीजिएगा। लेक्चर्स होंगे? लेक्चर्स बता दें। वाइवा में? जी मैम। यस मैम। कब होगा वाइवा में बच्चे? आप लोगों ने पेपर भी दिया होगा, अब तो आपको लेक्चर्स का कुछ होना ही नहीं चाहिए, आप पेपर दे के आए होगे वाइवा के लिए। यस मैम। मैडम पेपर में तो मिड के मैम बाद वाला सिलेबस आना है ना। मिड वाला सिलेबस भी होगा या नहीं होगा ये पूछ रहे हैं। मैम ने कहा था नहीं। मिड वाला नहीं होगा। मिड वाला नहीं होगा और आपकी सेकंड असाइनमेंट नहीं होगी। ठीक है ओके, मैम। थैंक यू मैम। ये जर्नल और लोकल एनेस्थीसिया नहीं होगा, बाकी उसके अलावा मिड नहीं होगा, सब कुछ होगा जो हमने बाद में किया है। ओके मैम। ओके मैम। एनी क्वेश्चन? नो मैम। ओके देन इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास होगी फ्राइडे को। जी मैम। ओके मैम। ओके, सी यू देन। अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह मैम। हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम।